हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए। लास्ट सेशन में मैंने सेल टॉपिक यानी कि कोशिका वाला जो पूरा टॉपिक है कंप्लीट कर दिया था, बट उसी का ये पार्ट है आरएनए और डीएनए। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सेल वाला, इसी वजह से हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोशिका का न्यूक्लियस है, सेल का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसी में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। इनके क्या फंक्शंस हैं और ये क्या काम करते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं तो कैसी शेप होगी, वो सारी बातें हम करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। और यहाँ से ना आपके लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी वजह से ये आपका जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत सारे बच्चे देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको सीरियसली अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करके जाएं, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और उसके साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बेल बटन को दबाओगे तभी हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रक में मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर एक एसिड पाया जाता है। कोई भी कोशिका है, कोशिका के अंदर आपको मिलेगा केंद्रक, ठीक है। और इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो बस पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक तो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बस अब हम इन दोनों को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने देख लिया है डीएनए और आरएनए क्या है, जस्ट ये न्यूक्लिक एसिड है, किस किस से मिलकर बने हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। वायरस में केवल एक ही न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपके जो वायरस होते हैं ना, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, हम उसको सेल का पार्ट नहीं मानते हैं, इसी वजह से वो कोशिका सिद्धांत का भी पालन नहीं करते हैं। जब तक बॉडी के बाहर है, किसी भी लिविंग के बाहर है, सजीव से बाहर है, तो निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। और जैसे ही सजीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वैसे ही उसकी तरह बिहेव करने लगेंगे और अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाने लगते हैं। तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होता है। मोस्टली क्या मिलता है, आरएनए मिलता है। तो आपके जो वायरस है ना, वो किसके बने होते हैं, आरएनए और बस प्रोटीन, बस इतना ही होता है। एक तो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और दूसरा होता है प्रोटीन। बस ये दोनों मिल गए तो वही क्या है, वायरस है। ओके, चले, वही वायरस नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं वायरस इससे मिलकर बना होता है। ओके, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड की खोज जो है वो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। कहाँ पर, मवाद कोशिकाएं, जो पस सेल्स होती है ना, जहाँ से अपने कहीं पे चोट लग जाती है तो पस निकलता है, तो उन्हीं सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया गया था। इन्होंने इसे न्यूक्लियन कहा था और न्यूक्लिक एसिड जो शब्द है वो अल्टमान ने दिया था। ये कुछ इन्फो है, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं। अगर आप मेरी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं तो गारंटी है कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है और उसमें ये टॉपिक है तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस वही आपको क्लासेस कंटिन्यू करनी होगी और ये पूरी गारंटी है कि क्वेश्चन आपको यहीं से ही मिल जाएगा। देखिएगा सब, अब हम चलते हैं डीएनए थ्योरी के ऊपर कि डीएनए जो है ना कैसे आया, कैसे इसका पता चला और ये क्या है, एक्चुअली है क्या। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात अगर करते हैं तो डार्विन ने दिया था। और अगर हम उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो डार्विन के द्वारा दिया गया था। 1886 में जो मेंडल आए थे, मेंडल हम जानते हैं आनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल हैं। इन्होंने किसके बारे में बताया था, जीन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, जीन के बारे में बताया था। और ये ध्यान रखिएगा कि लक्षण जो है पेरेंट से अपने बच्चों में कैसे जाते हैं, जीन के माध्यम से ही जाते हैं। आपने देखा नहीं है, आपकी कुछ हरकतें, आपका बोलना चलना, आपका फेस कट, आपके बाल वाल, ये सब आपके मम्मी या पापा में से लगभग या दोनों में से किसी एक से या दोनों से लगभग कुछ कुछ चीज़ें मैच करती हैं। बोलते ना ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, ये लड़की तो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है,
ऐसा आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनके द्वारा उनके जो जीन थे वो हमारी बॉडी में आते हैं और फिर बाद में कुछ मॉडिफाई हो जाते हैं, तो कुछ कुछ उनसे चीज़ें मिलती हैं और कुछ हमारी खुद की चीज़ें होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वो सब किसकी वजह से होता है, वो इन जीन की वजह से ही होता है। 1869 की बात करते हैं, फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने सबसे पहले डीएनए को खोजा था। अब यहाँ पर ना इन्होंने जीन का जो नाम है वो दिया था कारक। इन्होंने बोला था कि ये क्या है, कारक है। 1905 की बात करते हैं, जेनेटिक्स वर्ड आया था, अनुवांशिक शब्द आया था, किसने दिया था, बैटसन ने दिया था। अब बोलोगे कि मैम इतना कुछ याद करें क्या, कैसे याद करें ना, इतना कुछ क्या बोरियत सा है। सिंपल सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है। सन याद रहता है, वेल एंड गुड, नहीं याद रहता है कोई टेंशन नहीं। इतना याद रखिएगा, मेंडल ने जीन शब्द को कारक कहा, उसके बाद डीएनए सबसे पहले खोजा फ्रेडरिक मिशर ने, अनुवांशिकी शब्द नाम दिया था बैटसन ने, जीन दिया था जॉनसन ने। मेंडल ने उसको कारक बोला था, फैक्टर बोला था, ठीक है, परंतु जीन जो शब्द है वो दिया जॉनसन। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, जॉनसन जीन, जॉनसन जीन। बैटसन और जॉनसन में कंफ्यूजन होता है, जॉनसन ने जीन वर्ड दिया था, बैटसन ने अनुवांशिकी शब्द दिया था। क्लियर, ए बी अनुवांशिकी, ए से अ से अनुवांशिकी और बी से बैटसन, ये दोनों साथ साथ में, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। 1952 आते आते हर्शी और चेज ने डीएनए स्थानांतरण के बारे में बताया था। इन्होंने बोला डीएनए स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है और उसी से जीन ट्रांसफर होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं डीएनए के बारे में, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, चलिए, तो हम यहाँ पे बात करते हैं अनुवांशिकी के बारे में या डीएनए के बारे में। डीएनए जो है ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है और यही पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होगा। अगर बात करते हैं डीएनए का फुल फॉर्म, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आने वाले समय में ना भी पूछा जाए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लोकेशन की बात करते हैं, ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कहां पर डीएनए नहीं पाया जाता है या निम्न में से किसमें डीएनए पाया जाता है। तीन चीजें हैं जहां डीएनए मिलेगा और बाकी कहीं नहीं मिलेगा, तो तीन ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा और एक दे देगा जिसमें डीएनए नहीं मिलता है। तो ध्यान रखना है, केंद्रक हमने बात करी थी, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, उसमें इसका अलग से डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, इसके पास भी अपना डीएनए होता है। तो अब क्या आपको याद रखना है, डीएनए तीन जगह पर आपको मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, ये तीनों कोशिका के ही भाग हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स ही हैं। तो एक तो आपको मिलता है न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट जिसे आप हरित लवक कहते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, और इसी की प्रेजेंस में, इसी में क्या होता है, क्लोरोफिल, और उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ये सारी बातें कल करी थी। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, तो ध्यान रखिएगा इसके पास भी अपना डीएनए होता है। तो तीन जगह आपको याद रखना है जहां आपको डीएनए केंद्रक के अलावा, एक तो केंद्रक में, दो जगह आपको और याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, तो उसी से ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बनिक यौगिक है जो तीन तत्वों से मिलकर बनता है। कई बार पूछ लेता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो ध्यान रखिएगा जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपके तीन चीजों से मिलकर बना है, एक तो शुगर, और शुगर में कौन सी होती है, पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर। फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनी क्षार, यानी कि नाइट्रोजनी बेस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, प्यूरीन और पिरिमिडीन। करेंगे बात, देखिएगा, सबसे पहले डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड कुछ और नहीं है, एक ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक है जिसके अंदर आपको कार्बन वगैरह देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर तीन चीजें हैं, एक तो होती है शुगर या शर्करा, शर्करा में कौन सी है, पेंटोज शुगर, और उसके बाद में फॉस्फेट, आपका फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरस वाला एक ग्रुप होता है जुड़ा हुआ, और नाइट्रोजनी क्षार, और नाइट्रोजनी क्षार में कौन है, प्यूरीन और पिरिमिडीन। आगे देखिएगा, कुछ इस प्रकार का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर ये जो है ये आपके होते हैं आपके नाइट्रोजनी क्षार, प्यूरीन और
पिरिमिडिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये नाइट्रोजनस बेस एक्चुअली है क्या। तो ये दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडिन। कौन कौन से? प्यूरीन और पिरिमिडिन। तो पूछा भी जाता है कौन सा प्यूरीन है, कौन सा पिरिमिडिन है। तो प्यूरीन का ध्यान रखिएगा, दो आएंगे, एडेनिन और ग्वानिन। कौन कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। और जब हम बात करते हैं पिरिमिडिन की, तो यहाँ पर भी दो प्रकार का है, एक तो है साइटोसिन और दूसरा है थायमिन। क्या है? साइटोसिन और दूसरा क्या है? थायमिन। साइटोसिन, थायमिन। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरीन के अंतर्गत आएंगे और साइटोसिन और थायमिन पिरिमिडिन के अंतर्गत आएंगे। अब डीएनए के अंदर ये कैसे अरेंज होते हैं ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर जो एडेनिन है ये होता है थायमिन के साथ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड के साथ, और जो ग्वानिन है ये जुड़ा होता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। डन। अब ध्यान रखिएगा, एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ये दोनों ही याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जो आप यहाँ पे ये डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, देख रहे होंगे साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थायमिन, फिर साइटोसिन ग्वानिन, इस प्रकार से ना ये पूरा ऐसे अरेंज होता है। मतलब कि आपको ये इसी तरीके से मिलेंगे, साइटोसिन ग्वानिन के साथ और एडेनिन आपका थायमिन के साथ। ये पूरा इसी तरीके से आपका डीएनए बना होता है। जैसे कि मैंने क्या बोला कि डीएनए जो है वो शुगर, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस होता है। तो ये तो आपके नाइट्रोजनस बेस हो गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप से ये आपका पेंटोज शुगर है और ये आपके हैं फॉस्फेट ग्रुप। इस तरीके से आपका ये जो डीएनए है ये बना रहेगा। डन। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो आपको घुमावदार, ये जो कुंडली नुमा, ये आपको जो डबल हेलिक्स मॉडल दिखाई दे रहा है, ये जो इसकी संरचना दिखाई दे रही है, इसको बताने वाले कौन थे? वॉटसन एंड क्रिक। बात करते हैं। उससे पहले दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। जैसे कि ना नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होता है, कुछ डीएनए ना इस प्रकार का होता है। डन। इस प्रकार से डबल हेलिक्स मॉडल होता है जिसे हिंदी में द्विकुंडलित संरचना कहते हैं। परंतु बैक्टीरिया के कोशिका द्रव क्या होता है? कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव है उसे ही हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं। इसके अंदर ना ऐसे वृत्ताकार, ऐसे सर्कुलर क्या होते हैं? डीएनए पाए जाते हैं जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले प्लाज्मिड क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बैक्टीरिया में पाया जाने वाला जो डीएनए होता है उसे ही हम प्लाज्मिड कहते हैं। और वो डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, उसका नाम है प्लाज्मिड। आगे जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जब आप डीएनए में जो आपके ट्रांसजेनिक आपके जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जीएम फूड बनते हैं, तो ये जब चीज़ें आप डिस्कस करोगे ना, तब आपको यहाँ पे प्लाज्मिड, मैं आपको बताऊंगी कि प्लाज्मिड का यूज़ क्या है। ठीक है, तब आपको वहाँ पे काम आएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर लिया है कि प्लाज्मिड है क्या। तो बैक्टीरिया में जो सर्कुलर वृत्ताकार जो डीएनए पाया जाता है उसी का ही नाम क्या है? प्लाज्मिड है। ओके, चलिए। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं आपस में द्विकुंडलित रूप में होती हैं। डीएनए का द्विकुंडित मॉडल जो है वो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा 1953 में दिया गया था। अब ना हमें क्या लगता है कि डीएनए की खोज इसी ने की थी, मतलब वॉटसन एंड जो क्रिक है ना, इन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था। आप ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, वॉटसन एंड क्रिक ने ये बताया था कि जो डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल, ये जो डबल हेलिक्स इसका जो स्ट्रक्चर है वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो किसने इसके बारे में बताया? फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले डीएनए को खोजा था। हमारी दूसरी स्लाइड ही यही थी। ओके, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में और बच्चे ना फटाफट से क्या करते हैं? वॉटसन एंड क्रिक, जबकि ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक ने तो इनका मॉडल दिया था, इनकी संरचना का मॉडल दिया था। क्लियर?
फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने डीएनए की संरचना का एक्स विकिरणों के विवर्तन की सहायता से अध्ययन किया था। इसकी जो संरचना है, एक्स रेज को इसके ऊपर डाला, जैसे जैसे एक्स रेज मुड़ रही थी, विवर्तन क्या होता है, किरणों का मुड़ना, तो वैसे वैसे इन्होंने इसके ऊपर स्टडी करी थी। डीएनए की संरचना को समझाने के लिए वॉटसन, क्रिक और विल्किंसन को 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके तो यहाँ पर ये तो शायद ही पूछे, बट इतना ध्यान रखिएगा कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है, जो द्विकुंडलित संरचना जो है, इसका मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। क्लियर? देखिएगा, ये वो प्लाज्मिड है, ये आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर ये जो गोलाकार पाया जा रहा है डीएनए, इसे ही हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। अगर आप पूछेगा प्लाज्मिड क्या है तो झट से बता दीजिएगा। प्लाज्मिड क्या है, तो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला वृत्ताकार डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। डन? ओके ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी में, हमारे केंद्रक में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे हरित लवक में, हमारा तो नहीं हरित लवक प्लांट सेल्स में होता है, इनमें पाया जाता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे डिस्टेंस होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ जो ये बॉन्ड होता है, जैसे एडेनिन थायमिन के साथ ग्वानिन आपके साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है, ये जिस बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं उसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आपका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब फंक्शंस क्या है डीएनए के, अब इतना ज़रूरी क्यों है, एक आनुवांशिक तत्व है, जितने भी हमारे जेनेटिक्स के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। मुख्य काम क्या है, वंशागति में सहायता करना। जैसे इसी के जो आपका गुणसूत्र आगे जब हम पढ़ेंगे वो इसी का ही होता है बना हुआ, और जो जीन है वो डीएनए का ही पार्ट होता है। तो आगे जब आप देखोगे कि किस प्रकार एक पेरेंट से बच्चों में जो जीन ट्रांसफर होते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो ये हेरिडिटी होती है, वंशागति होती है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो उसके खंड हैं, वही जीन कहलाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। क्या होता है, स्थानांतरित होता है। किसने बताया था, हर्शे और चेज ने बताया था कि डीएनए स्थानांतरण होता है। ओके चलिए, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा इस प्रकार से ये गुणसूत्र हैं। ये जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम्स जिसे आप कहते हैं, जब आप इसको खोल के देखोगे ना तो ये आपको ऐसे इस प्रकार से डीएनए देखने को मिलेगा। तो मतलब डीएनए ना, डीएनए जो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ऐसे धागे के रूप में एक संरचना होती है डीएनए, और एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर ही गुणसूत्र बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो गुणसूत्र और कुछ नहीं, गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन का मिलकर ही बना होता है। क्लियर? तो ये गुणसूत्र है, जब आप इसको खोल के देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको डीएनए दिखाई देगा। क्लियर? चलिए देखिएगा, आगे हम बात करते हैं आरएनए। आरएनए इसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब कई बार ना यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, इनके बीच का डिफरेंस वाला क्वेश्चन बनता है। डीएनए का तो नाम क्या था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। लोकेशन कहाँ पे है, केंद्रक में होता है, कोशिका द्रव में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लवक में होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, डीएनए तो सिर्फ केंद्रक में आपको मिल रहा था, आरएनए यहाँ पे भी होगा, और ये जो कोशिका द्रव होता है केंद्रक के बाहर, वहाँ भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और लवक यानी कि आपका क्रोमोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिंगल थ्रेड स्ट्रक्चर, जैसे आपका डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का था, जबकि आरएनए कुछ इस प्रकार से एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, यानी कि एक सिंगल कुंडलित संरचना आप इसको बोल सकते हैं, एक सिंगल धागे की जैसे कुंडलित संरचना होती है। प्रोटीन को संश्लेषित करने का काम करता है, यानी मैंने आपको कल की डेट में बताया था कि आपके ना
कोशिका के अंदर क्या होता है, राइबोसोम होता है, और इस राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। और इस प्रोटीन बनाने में इसकी हेल्प कौन करता है, इसकी हेल्प करता है आरएनए। तो आरएनए का मेन फंक्शन क्या हुआ, प्रोटीन बनाना। जैसे डीएनए का मेन फंक्शन होता है जितने भी जेनेटिक फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करना, और वैसे ही आरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन बनाना। चलिए, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है शुगर, शुगर में कौन सी, राइबोज। डीएनए में पेंटोज राइबोज शुगर, और यहाँ पे है राइबोज शुगर। फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। नाम क्या है, प्यूरीन और पिरिमिडीन। क्या है, प्यूरीन और पिरिमिडीन। बात कर लेते हैं कि डीएनए से कैसे अलग है। देखिएगा, अब यहाँ ना आपको ये चीज ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था डीएनए के अंदर एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। परंतु जब आप आरएनए की बात करते हैं, आरएनए में ग्वानिन जो है ये तो साइटोसिन के साथ जुड़ा होगा, परंतु जो एडेनिन होता है वो यूरेसिल के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होगा, यूरेसिल। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ओके। तो ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है और ये पूछा जाता है। ये जो इसकी ऐसे सिंगल धागे नुमा संरचना है, इसके बारे में किसने बताया था, तो फ्रेडरिक मिशर ने बताया था। देखो, डीएनए का तो हर बार पूछा जाता है, बट चांसेस है कि आरएनए का भी पूछा जा सकता है कि आरएनए का ये वाला जो मॉडल है वो किसने दिया था। तो आपका आंसर क्या होगा, ये मॉडल दिया था फ्रेडरिक मिशर। ये फ्रेडरिक मिशर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने डीएनए के बारे में बताया था, डीएनए को डिस्कवर किया था। क्लियर, ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसमें भी क्या होगा, ये प्यूरीन और पिरिमिडीन होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है, और साथ में राइबो शुगर होती है। चलिए नेक्स्ट, तीन टाइप के आपके आरएनए होते हैं। एक आपका होता है mRNA, दूसरा आपका rRNA, और तीसरा आपका tRNA। बात कर लेते हैं हर एक का क्या क्या फंक्शन है। mRNA, जिसका पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए, क्या काम करता है, 5 से 10% होता है टोटल आरएनए का। मैसेंजर है तो मैसेज लेकर आता है, ये वो मैसेज लेकर आता है कि कोशिका के किस भाग में कितना प्रोटीन चाहिए, तो ये बताने का काम होता है मैसेंजर आरएनए का। और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल को चुनने का भी काम करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में लगभग 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उसी से ही आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स हैं वही मिलकर ही क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो मैसेंजर आरएनए का ये काम होता है कि कोशिका में देखना कि कहाँ पर किस जगह पर प्रोटीन की ज़रूरत है, और उसके लिए अमीनो एसिड को सेलेक्ट करना किससे प्रोटीन बनेगा, ये काम है मैसेंजर आरएनए का। क्लियर, आगे चलते हैं rRNA, ये है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल। और यही वाला जो आरएनए है ये लगभग होता है 75%। लोकेशन कहाँ पर, राइबोसोम पे होता है। और ध्यान रखिएगा कि ये क्या काम करेगा, ये आपका प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। किसके साथ मिलकर, राइबोसोम के साथ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, कोशिका द्रव में भी आरएनए होता है, तो ये राइबोसोम के साथ मिलकर क्या बनाएगा, इन दोनों के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन संश्लेषण करेगा, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, बनाने का काम करता है। ये मुख्य आरएनए है और सबसे छोटा होता है, परंतु टोटल आरएनए का लगभग 75% होता है। छोटा है पर मोटा है, मतलब छोटा है पर सबसे ज़्यादा है। ओके, चलो आगे चलते हैं। टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, ये 15 से 20% होता है टोटल आरएनए का। सबसे कम मैसेंजर होता है, सबसे ज़्यादा आरआरएनए होता है। क्लियर, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए राइबोसोम से अमीनो अम्ल को स्थानांतरित करने का काम करता है। एक तो क्या करेगा, जो भी अमीनो अम्ल उसने चुन लिया है टीआरएनए ने, इसको वहां तक पहुंचाएगा। जैसे ही प्रोटीन बन जाएगा उसके बाद में ये जहां पर जितनी ज़रूरत है वहां पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसका काम है ट्रांसफ़र करने का। नाम से आप बहुत अच्छे से पहचान जाओगे किसका क्या काम है। तो आरएनए का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना, डीएनए का मेन काम होता है जेनेटिक या जेनेटिक से चीज़ें रिलेट
आनुवांशिक क्रियाओं को कंट्रोल करना या जेनेटिक जो भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना। ओके, तो आज की डेट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। थोड़ी सी और चीज़ें देख लीजिएगा। आरएनए का जो फंक्शन है, मनुष्य में गैर आनुवांशिक पदार्थ है, हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए नहीं है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा, परंतु कुछ वायरस में आनुवांशिक तत्व के रूप में काम करता है। क्लियर? ये कुछ बातें हैं जो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कल हम सेंट्रल डोगमा सिद्धांत डिस्कस करेंगे। गुणसूत्र क्या है, किस प्रकार से डिसाइड होता है कि लड़का होगा लड़की होगी, कितने गुणसूत्र होने चाहिए, और अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, और सेंट्रल डोगमा प्रिंसिपल क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।